हेलो फ्रेंड्स जिस प्रकार हमने पिछले जितने भी वीडियोस थे, जितने भी चैप्टर्स थे, उसमें इंपॉर्टेंट लगाए एज इट इज़, उसी तरीके से हम इस चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 13, अध्याय 13। अध्याय 13 जो है चैप्टर 13 है, इसका नाम है आलेखों से परिचय। इसका नाम है आलेखों से परिचय। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है भूमिका, इंग्लिश में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। कुछ हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, भूमिका देखेंगे कि क्या आपने समाचार पत्र, दूरदर्शन, मैगजीन या फिर पुस्तक जिसमें आपने आलेख देखे हैं, जितने भी आपने न्यूज़पेपर, टेलीविज़न या फिर मैगजीन या फिर बुक्स, उसमें जितने भी प्रकार के आपने ग्राफ्स देखे हैं, उन आलेखों का उद्देश्य जो है संख्यात्मक तथ्यों को चित्रों के द्वारा दिखाना होता है, जिससे वो शीघ्र, आसानी और स्पष्टता से समझे जा सके। यानी कि इसका जो पर्पज़ है, ग्राफ का पर्पज़ क्या है, तो जितने भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं उनको विजुअल फॉर्म में जो है शो करना होता है। तो एज इट इज़ उसी तरीके से इस चैप्टर में भी ग्राफ है, ओके, जिससे कि संख्यात्मक तथ्य जो होंगे, न्यूमेरिकल फैक्ट जो होंगे, उनको शीघ्रता से, आसानी से और स्पष्टता से समझे जा सके, यानी क्विकली, इजीली और क्लियरली जो है हम लोग अंडरस्टूड कर सके। इस प्रकार आलेख जो भी होते हैं, तो आलेख होता क्या है, ग्राफ क्या होता है, आपको जो है अंडरलाइन यहाँ पर करना है कि आलेख एकत्रित आंकड़ों का चित्रों द्वारा प्रदर्शन है। ओके, आलेख एकत्रित आंकड़ों का चित्रों द्वारा प्रदर्शन है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ग्राफ्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा कलेक्टेड। ओके, जो भी ग्राफ्स होंगे उनका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगा, किसका, डाटा कलेक्शन का। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। आगे आपके कुछ लिखा हुआ है, चैप्टर को ब्रीफली स्टडी करते हुए जाएंगे, थोड़ा थोड़ा समझते हुए जाएंगे, हमारे लिए ग्राफ बनाना और उसके अकॉर्डिंग आंसर को सॉल्व करना जो है हमारे आसान हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आगे यहाँ पर आपके कुछ लिखा हुआ है कि आंकड़ों को तालिका के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तालिका यानी इंडेक्स, ओके, जो टेबल होती है उसके द्वारा भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, किसको, ग्राफ को। और ग्राफ में जो भी डाटा होंगे उन डाटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे या फिर प्रेजेंट करेंगे किसमें, टेबल फॉर्म में। ओके, इस तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन आलेखों के द्वारा प्रदर्शन जो है समझने में बहुत आसान होता है। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है वो काफ़ी ईजियर हो जाता है समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। आंकड़ों का रुझान या उनकी तुलना दिखाने के लिए तो ये बहुत ही उपयुक्त होता है ग्राफ। इसलिए हम अनेक प्रकार के ग्राफ, पिछले जो चैप्टर्स थे, जैसे कि पिछले जो क्लासेज, प्रीवियस क्लासेज या फिर प्रीवियस जो चैप्टर थे, जो पिछले चैप्टर थे या फिर पिछली जो क्लासेज थी, उसमें हम ग्राफ देख चुके हैं। जैसे हमने पाई चार्ट देखे हैं या फिर द्विदंड आलेख, बार ग्राफ वगैरह होते हैं, तो वो भी देखे हैं। उसी तरीके से हम इस चैप्टर में भी ग्राफ देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है रेखा आलेख। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है लाइन ग्राफ। रेखा आलेख क्या होता है, तो एक जो भी डाटाज वगैरह होंगे, आंकड़े होंगे, उन आंकड़ों को जो है डॉट के माध्यम से हम ग्राफ में इंडिकेट करते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये यहाँ पर इस चित्र में देखिए आप, डॉट के द्वारा दिखाया गया है, ये सारे डॉट लगा रखे हैं, तो इस डॉट के द्वारा दिखाया गया है। और बाकी यहाँ पर सेकंड जो आप चित्र देखेंगे, सेकंड जो आप डायग्राम देखेंगे, उसमें इन डॉट्स को मिलाया हुआ है, कंप्लीटली इनको मिलाया फ्रेंड्स। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो ग्राफ है इसको कहते हैं समय तापमान आलेख। ओके, इसको क्या कहते हैं, समय तापमान आलेख होगा, टाइम टेम्परेचर ग्राफ। ओके, इसको जो है समय तापमान आलेख भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर देखिए आप, रेखा आलेख में यहाँ पर लिखा हुआ है, एक रेखा आलेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करता है जो समय के साथ लगातार बदलते रहते हैं। जैसे कि रेणु बीमार पड़ी और बीमार पड़ने के बाद में हर 4 घंटे बाद, ओके, हर 4 घंटे बाद में, ये देखिए आप 4 घंटे बाद में अलग अलग इंडिकेट किए गए डाटाज ग्राफ के माध्यम से। ओके, जो रेणु बीमार पड़ी है, जो बीमार पड़ने के बाद में उसकी सिकनेस के कारण जितना भी रिकॉर्ड मेंशन किया गया है बॉडी टेम्परेचर का, एवरी 4 आवर्स, ओके, हर 4 घंटे में उनका जो है टेम्परेचर यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। और यहाँ आलेख रूप में, जो कि यहाँ एक आलेख रूप में है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा, इट वाज इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। ग्राफ के माध्यम से इसमें समझाया गया है। और उसके बाद में इनको जो है जितने भी डाटाज है, जो भी आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को यहाँ पर मिला दिया गया है। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है हमारे को कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे और उन क्वेश्चन का सॉल्व करना होगा। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि जो क्षैतिज रेखा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, क्षैतिज रेखा जो है, इसको एक्स एक्स भी कहते हैं। और ये समय दिखाती है। ये क्या दिखाती है, समय। देखिए आप, यहाँ पर समय दिखाया गया है। जो क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्स जो है वो समय को दिखाता है। और समय को ये समय कौन सा होगा, ये समय होगा जब तापमान लिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग वो समय है, टाइम है। और इसके अलावा यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो है ये वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन जिसको हम वाई अक्ष भी कहते हैं, और ये तापमान उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिया गया है। और इसी के अनुसार हमारे को कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे, जो कि हमारे को उसके उन क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ आलेख आपको क्या क्या बताता है। तो तापमान का प्रारूप को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रातः 10 बजे अधिक था। सुबह के जो 10 बजे तापमान टेम्परेचर जो है मैक्सिमम है, ये देखिए आप, सबसे ऊपर है। जो 10 बजे का तापमान है वो सबसे अधिक है। और जो शाम को 6 बजे तक हमने जो इंडिकेट किए हैं डाटा, जो आंकड़े यहाँ पर संकेत के रूप में यहाँ पर इंडिकेट किए हैं, जिनको संकेत के रूप में यहाँ पर दर्शाए गए हैं, वो सारे आंकड़े 6 बजे तक जो है टेम्परेचर घटा हुआ जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये बात है कि सुबह के 6 बजे, जो प्रातः 6 बजे जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। और 10 बजे जो टेम्परेचर है, 10 AM, जो सुबह के 10 बजे का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पर इस पोर्शन में हम देखेंगे, जब हम इस पोर्शन में देखते हैं
सुबह के 6 बजे से 10 बजे के बीच तापमान जो है नियत नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। ये तापमान 37 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम 8 बजे का तापमान जो है 8 AM या 8 o'clock मॉर्निंग वाला जो सुबह वाला जो 8 बजे है, तो हम उसके तापमान को भी हम यहाँ पे क्लियरली मेंशन तो नहीं किया हुआ है, क्लियरली यहाँ पर दर्शाया हुआ नहीं है, लेकिन हम आसानी से जो 8 बजे प्रातः तापमान पड़ा गया नहीं है, लेकिन आलेख देख के हम ये बता सकते हैं कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ही होगा। हम आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। ये हम जितने भी इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं, हर साल क्वेश्चन कहीं मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर में। तो एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में हमारा मेन काम जो एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, जो एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट लगाने का होगा। तो हमारे आगे जो है प्रश्नावली 13.1 है, एक्सरसाइज 13.1। जो प्रश्नावली 13.1 है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होंगे? तो इंपॉर्टेंट के लिए इसमें 13.1 13.1 में इंपॉर्टेंट क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7, ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 4, 5, 6, 7 ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन चारों क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सवाल नंबर 4 जो है, वो ये कह रहा है निम्न आलेख के किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्व अनुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ अ वीक। इस तरीके का क्वेश्चन होगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5 जो है, वो इंपॉर्टेंट है। निम्न तालिका का प्रयोग एक रैखिक आलेख बनाइए। निम्न तालिका का प्रयोग करके एक रैखिक आलेख बनाइए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन होगा, यूज द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ। ओके, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 जो है, एक डाकिया किसी नगर के पास स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। इंग्लिश मीडियम जो है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेगा, कुरियर पर्सन साइकिल्स फ्रॉम अ टाउन टू अ नेबरिंग सुबर्बन एरिया टू डिलीवर पार्सल टू अ मर्चेंट। इस तरीके का क्वेश्चन होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न आलेखों में कौन कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव है? तर्क के साथ उत्तर दीजिए। ये 7 नंबर जो क्वेश्चन है, कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज, जस्टिफाई योर आंसर। ये 7 नंबर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, तो आप चाहे तो इसको हटा सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन से होंगे? तो 4, 5 और 6, 4, 5 और 6, ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम आगे चलते हैं। तो आगे लिखा हुआ है कुछ अनुप्रयोग। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर आपके कुछ लिखा हुआ होगा, सम एप्लीकेशंस करके। तो दैनिक जीवन में आपने देखा है कि सुविधा का हम जितना अधिक उपयोग कर सकते हैं, उतना ही अधिक हमें मूल्य देना होता है। यानी जो भी फैसिलिटीज़ होती है, जो भी सुविधाएं होती है लाइफ में, जो है देखते हैं कि जितना भी प्रकार का हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो भी सुविधाएं होती है, फैसिलिटी होती है, वो फैसिलिटीज़ जो है जितने भी हम ज़्यादा चाहेंगे उतना ही हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ओके, जितना भी हम मोर यूज़ करेंगे तो उतना ही हमें पे भी कितना करना पड़ेगा, मोर करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे कि हम कंजप्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली पर खर्च करते हैं, तो बिजली के अनुसार उसका बिल भी भरना होता है। तो ना बिजली कम खर्च करेंगे तो बिजली का बिल भी कम ही आएगा। यानी कि एक राशि दूसरी राशि को ऑटोमेटिक प्रभावित करती है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड। जितनी भी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज में लेते हैं, बिजली यूज में लेंगे, उसी के अनुरूप ही इलेक्ट्रिक बिल भी उसी के अनुरूप डिपेंड करता है। ओके, यानी कि वी कैन से दैट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, और समटाइम्स कंट्रोल वेरिएबल भी है। ओके, ये आपके ऑप्शनल है। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो भी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिसिटी की, जो बिजली का बिल, वो उपयोग की गई बिजली की मात्रा पर ही निर्भर करता है। इसलिए बिजली की मात्रा एक मुक्त या फिर स्वतंत्र चर है, जबकि बिजली का बिल जो है वो आश्रित चर है, वो डिपेंडेंट है। ओके, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो आश्रित चर है। और इसी तरीके से हम राशियों के संबंध में हम आलेख के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि जो भी रिलेशन बिटवीन सच वेरिएबल्स कैन बी शोन थ्रू अ ग्राफ। ओके, फिर आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, थिंक, डिस्कस एंड राइट। एक कार की पेट्रोल टंकी को भरने के लिए दी गई राशि खरीदे गए पेट्रोल की मात्रा द्वारा निश्चित होती है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा, द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल यू बाय टू फिल अ कार्स पेट्रोल टैंक विद डिसाइड द अमाउंट यू हैव टू पे। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो इसको आपको थोड़ा सा अगर आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट के लिए देखिए, हम ब्रीफली जानकारी देते हुए चल रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट के लिए। ये वाला सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए, थिंक, डिस्कस एंड राइट, ये इंपॉर्टेंट के लिए नहीं है, लेकिन हम ब्रीफली स्टडी करते हुए जा रहे हैं। क्योंकि कार की जो पेट्रोल की टंकी को भरने के लिए दी गई राशि जो है, वो खरीदे गए पेट्रोल की मात्रा के द्वारा ही निश्चित होती है। इसलिए खरीदा गया पेट्रोल की मात्रा जो है वो एक स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आगे चलते तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा हुआ है, उदाहरण नंबर 3 है, ये इंपॉर्टेंट लगा दीजिए आप, एग्जाम्पल नंबर 3। फिर फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 3 जो है, इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रयास कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्राई दिस। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है, ऊपर के उदाहरण में आलेख से ज्ञात कीजिए कि ₹800 में कितना पेट्रोल खरीदा जा सकता है। इन द अबव एग्जाम्पल यूज द ग्राफ टू फाइंड हाउ मच पेट्रोल कैन बी परचेज्ड फॉर ₹800। ओके, तो इसके लिए आपके लिए कितने 16 लीटर पेट्रोल होगा, 16 लीटर पेट्रोल खरीदा जा सकता है। इसका जो आंसर होगा वो 16 लीटर पेट्रोल होगा। लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में हम एग्जाम्पल नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर फ्रेंड्स आगे चलते तो आगे हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सरसाइज 13.2, प्रश्नावली 13.2।
जो एक्सरसाइज 13.2 है, प्रश्नावली 13.2 है, ये जो 13.2 में हमारा जो मेन काम है इंपॉर्टेंट लगाने का, तो हम सीधा इंपॉर्टेंट लगाते हैं। तो इंपॉर्टेंट लगाने के लिए हम यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये बी, जो फर्स्ट का बी नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट का बी, एक्सरसाइज 13.2 प्रश्नावली 13.2, इसमें पहले का बी, फर्स्ट का बी जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कार द्वारा तय की गई दूरी, कार द्वारा तय की गई दूरी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार। फिर उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, तो इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, ओनली बी, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ओके फ्रेंड्स, ओनली बी, सिर्फ बी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सवाल नंबर 2, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट इंपॉर्टेंट है। से यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जांपल्स मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में से इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो एक्सरसाइज में आपको बताए गए हैं उसके सिवाय आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने हैं। फिर फ्रेंड्स आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है हमने क्या चर्चा की, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारे पूरे लेसन की समरी है, पूरे पार्ट का ये सारांश है, तो इसको आप थोड़ा सा ब्रीफली स्टडी कर लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना। जो भी आपको एक्सरसाइज में बताए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्नावली में जो बताए गए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके सिवाय उनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। और एग्जाम्पल्स वगैरह है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप सॉल्व करते रहिए। और उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसके सिवाय आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कि ब्रीफली स्टडी करते हुए एग्जाम्पल सारे पढ़ने हैं, और जो एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट लगा है वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं, और एग्जाम्पल्स भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, सॉल्व करने, उनसे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है ग्राफ के लिए। हमारा जो चैप्टर था आलेखों से परिचय, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, चैप्टर में उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप फ्रेंड्स कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, इन्हीं क्वेश्चन बार बार जो है आप सॉल्व करते रहिए, इन्हीं की प्रैक्टिस करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी जो सॉल्यूशन होगा वो हम बाद में देखेंगे।